ऑल राइट, सही है। अच्छा, दिवाली तुम लोगों को अच्छी लगती है, फिर दिवाली पे करोगे क्या? वैसाखी, ओके। दिवाली जैसे तुम लोगों को अच्छी लगती है, कुछ बच्चों ने मुझे बोला दिवाली पसंद है, तो दिवाली पे करोगे क्या? हाँ, बस बॉम्ब ब्लास्ट करो तुम लोग। जिस बैच में भी पूछो ना, सब यही कहते हैं मैम, बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। पटाखे फोड़ेंगे हम तो। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सारे भाइयों का मीटअप, ओहो। मैम रंगोली बनानी अच्छी लगती है, वेरी गुड। मुझे आती नहीं बनाने, बट मुझे अच्छी बहुत लगती है, मैं हर साल बनाती हूँ, चाहे कैसे भी बने। ग्रीन दिवाली, यस, खुशप्रीत। अपन दोनों सेम टीम में। रंगोली अच्छी लगती है, ठीक है। मिठाई पटाखे, ओके, सही है। मैम मुझे रंगोली बनानी आती है, अमन कह रहे हो, या नहीं आती? ये देखो, बैग लोग कंप्लीट करना है, इसको कर लेना, बट दिवाली पे थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना। अच्छा, नाइस अमन, नाइस। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सही है। आपको यहाँ पे भी लाइक क्लासेस में भी ऑफ मिलेगा कुछ दिन का, 20 आई गेस, 2021 और 22 का मिलेगा। ठीक है, 2021 का तो ऑफ है ना? उसके अलावा जो भी होगा वो आपको ग्रुप में भी इंफॉर्म कर दिया जाएगा, है ना? सो अच्छे से अपना टाइम एंजॉय करना फैमिली के साथ, है ना? ये टाइम ना आता नहीं है, फिर आप लोग बाहर चले जाओगे, है ना? फिर आप लोग हो सकता है कई कई फेस्टिवल्स पे आओ भी ना, राइट? सो इसीलिए अच्छे से एंजॉय करो फैमिली के साथ, पढ़ाई भी कर लेना, बट अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना। ये त्योहार होते ही इसलिए, ये फेस्टिवल्स होते ही इसलिए हैं ताकि हम साथ में बैठे, है ना, आपस में अच्छी अच्छी बातें करें, चीजें बनाए, है ना? सो यस, यही मतलब है फेस्टिवल्स का, इसलिए आते हैं फेस्टिवल्स, ताकि मिल बैठ के सब बातें करें, है ना? चलिए, फैमिली फंक्शन है तो भाई जाओ, अब मैं कैसे रोक सकती हूँ? तुम्हारे घर में फैमिली फंक्शन है तो खुशप्रीत, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और रिकॉर्डिंग देख लेना, एक ही क्लास होती है, उसमें भी तुम लोगों के फैमिली फंक्शन आ जाते हैं, अब मैं क्या करूं बताओ? चलिए, ठीक है। सो मेरी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम लोगों को? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं खुशप्रीत, इट्स ओके, एंजॉय योर फैमिली फंक्शन। आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है? चलिए, सो याद है अपन ने लास्ट क्लास में क्या छोड़ा था? ये आज बातें करने का मन है, आज क्या करने का मन है तुम्हारा, सच्ची बताओ, सच्ची दिल, अपना ऑनेस्ट रीजन, मतलब ऑनेस्ट आंसर करना, आज क्या करने का मन है तुम लोगों का? ये देखो, गाना सुना दो। गाना नहीं आता मेरे को सुनाने। नींद पूरी करने का, भाग लो फिर, क्लास में क्यों बैठो, जाओ भागो, मैं तो पढ़ाऊंगी। मैं तो पढ़ाने के लिए आई हूँ। ठीक है। सो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अमन बात करने का दिल है, ओहो। वो तो देखो, हमें थोड़ा सा होल्ड पे रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छी बात है, बात करने का दिल कर रहा है, बट पहले पढ़ाई कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे, ओके? चलिए, ऑल राइट। सो हमने ना लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, और मैंने कुछ आपको घर के लिए भी करने दिए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था कि मैंने क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, आप लोग उसको कर लेना। अब पता नहीं कितने बच्चों ने किया है या नहीं किया, बट मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि काफी बच्चों ने उसको कर लिया होगा, राइट? सो ठीक है, अब अपना वो चैप्टर भी हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं बात करूं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। और मतलब दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बात करूं 11th में, तो ये हाई प्रायोरिटी का चैप्टर है। तो जितने भी बच्चे 50 के आसपास बच्चे यहाँ पे क्लास में आए हुए हैं,
तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि कोई भी बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं छोड़ के जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखो बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं और इजी मीडियम के भी बनते हैं। सो आप लोगों अगर इजी मीडियम वाले लेवल वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो भी आपकी बात बन जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अपने एनसीईआरटी कवर करनी है, क्योंकि इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी में तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा है या फिर जो भी है, कभी भी आपने पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं। तो अगर आप पहले वो कवर कर लेते हो अच्छे से अलोंग विद एनसीईआरटी रीडिंग, तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं मेरे दिए हुए, देन वो आपको सारे आराम से सोल्व होने लगेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में बात आती है, देखो आज तो मैं तुम्हें बोहर मॉडल पढ़ाऊंगी, राइट। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस चैप्टर में है क्या क्या चीजें। देखो आज तो मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगी, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स में पढ़ाने वाली हूँ। पहली बात है, बोहर मॉडल हम पढ़ क्यों रहे, रदरफोर्ड की भी कुछ लिमिटेशंस थी तभी हम बोहर मॉडल पे आए हैं ना। मैंने तुम्हें कहा भी था कि रदरफोर्ड मॉडल जो है दूसरी क्लास में आने से पहले पढ़ के आना। आई होप पढ़ के आए हो, मैं पूछूंगी तुमसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है ना। तो ये सब चीजें मैं आज की क्लास में कवर करूंगी और बहुत प्यार से और बहुत आराम से कवर करूंगी। तुम बिल्कुल आराम से समझना, कोई डाउट आता है तो तुम लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हो, राइट। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इस चैप्टर में है क्या क्या, ध्यान से देखो। हाँ, और मैंने वेटेज तो तुम लोगों को बता दिया कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ना इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा देती हूँ, सारे बच्चे लिख लो। लिख रहे हो? हाँ बोलो। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके कौन कौन से हैं, देखो एक तो यही है जो मैं आज करा रही हूँ, बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल में फिर तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आ जाता है, ठीक है, इंक्लूडेड दैट ऑल्सो। उसके अलावा तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या सबको मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है या फिर रितिका के साथ कोई इश्यू है बेटा? इसका मतलब क्या है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मैम शो हो रही है। हाँ, इतनी प्यारी प्यारी आवाज है, सुनाओ ना फिर मेरे को माइक अनम्यूट करके। बेटा एक बार रीज्वाइन कर लो रितिका, ठीक है। तो ये वाले जो 3 टॉपिक हैं, बोहर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम नंबर, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है और इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना तो तुम्हें दिखेंगे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं, राइट। सो ये तीनों टॉपिक मैं तो कवर करवाने ही वाली हूँ। इसके अलावा मैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कराऊंगी। नो डाउट कुछ और टॉपिक्स है जो शायद मैं यहाँ पे कवर नहीं करवाऊंगी, लाइक जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगी जिसमें तुम E इज इक्वल टू एच म्यू वाला फॉर्मूला करते हो, तो वो तुम्हें खुद से जो है पढ़ना है। मैं तुम्हें बताती हुई रहूंगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक करा रही हूँ एंड तुम्हें जो है फिर अपने एंड से कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मैं इस हिसाब से तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ कि जब तुम्हारे सामने जेई का क्वेश्चन आएगा तो तुम बना पाओगे, राइट। और मैं क्लास में भी जेई के क्वेश्चंस कराऊंगी, घर के लिए भी दूंगी करने के लिए, ठीक है जी। सो ये 3 टॉपिक कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत अच्छे से का क्या मतलब है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ढंग से तरीके से, ढंग के लेवल पे इसको पढ़ रहे हो, तो आपको बोहर मॉडल के क्वेश्चंस करने हैं जो भी आपको मिल रहे हैं, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल करने हैं और क्वांटम नंबर तो मतलब वो तो पूछो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट है। हर साल हर शिफ्ट में जो है इससे क्वेश्चन जो है बनता है, तो वो आपको भर भर के इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं बोहर मॉडल। तो देखो
आपके जो डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, लाइक थॉमसन मॉडल हो गया, स्टार्टिंग में आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दी हुई है, वो आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट आपके पेपर में नहीं आएगा। पढ़ने को पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बेसिक आइडिया होना चाहिए केमिस्ट्री के बच्चे को, राइट, वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल बोला था, तो परविंदर कौर, बाकी बच्चे प्लीज आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। परविंदर कौर, आप मुझे ये बता पाओगे क्या कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था एंड क्या उसकी लिमिटेशंस थी? बाकी कोई और बताना चाहता है तो यू कैन रेज योर हैंड। मैम रदरफोर्ड ने बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, और? न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। वेरी गुड, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, वेरी गुड। और कुछ? न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, एटम की। अच्छा ठीक है सिमरन। और बेटा सेकंड नंबर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा हुआ है, सिमरन आप बताओ, यू वांट टू ऐड समथिंग सिमरन? मैम मैम अल्फा पार्टिकल्स थे जो मैम 3 तरह से जा रहे थे मैम। एक तो बिल्कुल नॉन डिफेक्टेड जा रहे थे मैम सीधे। मैम इसका मतलब था कि उसमें जो एटम में मैम बहुत सारी खाली स्पेस है। और मैम जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे मैम जो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे मैम, इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जी। और हाँ जी। मैम बिल्कुल मैम मिलियंस में से मैम एक जो अल्फा पार्टिकल है मैम वो 180 मैम वापस से टकरा के आ रहा था। तो मैम इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा हैवी पार्टिकल है जिसको हमने मैम न्यूक्लियस कंसीडर करा। वेरी गुड, तो सबने अपनी अपनी जगह सही बताया है। नीचे कर लीजिए हाथ। तो यस, आप पढ़ के तो आए हो, नीचे कर लीजिए बेटा सारे बच्चे हाथ। तो आपने पढ़ के तो आए हो, लेकिन अब ये बात आती है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल पे मैं इसलिए जंप कर रही हूँ, इसका मतलब देयर इज सम लिमिटेशन इज इन रदरफोर्ड मॉडल। कोई कमी रह गई है, कोई खामी है रदरफोर्ड के मॉडल में, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग बोहर मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल में आपने, किसी बच्चे ने मेरे को बोला था कि न्यूक्लियस तो है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और आप फिजिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है घूम रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। सुना है ये आप लोगों ने? सुना होगा, केमिस्ट्री में भी सुना होगा या फिजिक्स में भी सुना होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो वो कंटिन्यूस अपनी एनर्जी क्या करेगा, रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा। और वो कंटिन्यूस अगर अपनी रेडिएशन एमिट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एटम में जाके बेसिकली गिर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस में जाके जो है बेसिकली गिर जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा तो फिर एटम स्टेबल कैसे हो सकता है? उस हिसाब से तो खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? फिर से मैं समझा रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ। अगर एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो उसके हिसाब से उसको कंटिन्यूस एनर्जी, ये क्या हो गया, लाइट गई, ओके कोई बात नहीं, रेडिएशन एमिट कर रहा है वो, राइट। अब रेडिएशन एमिट कर रहा है तो भाई साहब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस में जा मतलब गिर जाएगा, ठीक है, राइट। तो अगर ये गिर जाएगा तो फिर एटम की तो स्टेबिलिटी जो है आती ही नहीं है। और हम लोग अब पढ़ते हैं कि एटम तो स्टेबल होता है। तो यानी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो क्या नहीं कर पाया था, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यस और नो? उसने इसका रीजन नहीं दिया था कि क्यों, मतलब क्यों नहीं, हमें पता नहीं गिरता है, हमें पता नहीं गिरता है, उसने ये नहीं बता पाया था वो। तो ये एक वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की, कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कौन कर पाया था? कुछ हद तक बोहर मॉडल ने कुछ बातें हमें बताई थी, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। उसका रीजन हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, जो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स है उसमें हम वो देखने वाले हैं, राइट। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सिमरन आपको कुछ कहना है? सिमरन ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है क्या सिमरन?
मैम जो हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, हाँ उसकी एक लिमिटेशन ये भी थी ना कि वो लाइन स्पेक्ट्रम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा था। यस, क्योंकि वो, हाँ, बोहर ने किया है, वो अच्छे से एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाया था, ये भी है उसकी लिमिटेशन। लेकिन जो मेजर लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं वो ये है मेन सबसे, कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, बाकी यू आर ऑल्सो राइट। माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलू मैं आगे। चलिए आइए बेटा, प्लीज नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहो। तो यहाँ पे देखो बोहर्स मॉडल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज a quantum mechanical model and this model was based on quantum theory of radiation और classical laws of physics। ये जो भारी भरकम वर्ड्स लिखे हुए हैं वो धीरे धीरे तुम्हें आगे आने वाली क्लास में, मतलब आज की क्लास में समझ में आ जाएगा। अब देखो, बोहर मॉडल पढ़ने के लिए तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बोहर मॉडल में तुम रेडियस वेलोसिटी निकालने में थोड़ा सा फंसोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला जो तुम्हें याद रखना है, सारे फॉर्मूले अपने जिस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में कंटेंट तुम्हारे लिए लिया है वैसे ही तुम अपने नोट्स बनाओगे नोटबुक में, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो तुम लोगों को मालूम होने चाहिए। कौन कौन सा? एक तो कुलम्बिक फोर्स। कुलम्बिक फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में बेटा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और वो कुलम्बिक फोर्स क्या है? के कुलम्बिक कांस्टेंट Q1 Q2 by r²। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? Q1 क्या है? किस पे चार्ज है आपका? प्रोटॉन्स पे। और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? E मान लेती हूँ मैं उसको, यस और नो। और प्रोटॉन्स पे कितना मानूंगी टोटल चार्ज? Ze, है ना। एक प्रोटॉन पे अगर E का चार्ज है तो टोटल मान लो प्रोटॉन्स तुम्हारे Z है, तो टोटल कितना हो जाएगा? Ze हो जाएगा, यस और नो? बताइए बच्चों। बाय r²। r क्या है? Yes, ma'am. बिटवीन 2 चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और आपका प्रोटॉन का चार्ज वो सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ये ठीक है बात। तो एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब कोई चीज रोटेट करती है तो वो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि हम लोग वो वाले, कौन से वाले, गो मैरी राउंड वाले आप लोगों ने झूले खाए होंगे, उसमें हमें क्या लगता है? या फिर मान लो एक कार घूम रही है तो उसमें हमें क्या लगता है कि अभी हम बाहर निकल के गिर जाएंगे, राइट, लगता है ना ये। तो बेसिकली हम लोग फिर पकड़ते हैं उसको, है ना। तो बेसिकली हम एक बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है मेरा बेटा? mv² by r। mv² by r, m मास है, v वेलोसिटी और r क्या है यहाँ पे? रेडियस है। ठीक है मेरा बेटा, बोलो यस और नो। यस मैम। उसके अलावा एक आपको एंगुलर मोमेंटम का भी Yes, ma'am. फॉर्मूला याद, माइक म्यूट रखो एक बार। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला ध्यान रखना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? mvr। ठीक है, याद रखोगे। अब कोई चीज घूम रही है तो उस केस में भी क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। और एंगुलर मोमेंटम, जैसे सिंपल आप मोमेंटम पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, mv होता है ना। तो आपने को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे अपन एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज mvr। ठीक है जी, ये लिख लिए तीनों फॉर्मूले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आगे अपने, ठीक है। चलिए आगे चलूं मैं, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हैं। देखो जो बोहर मॉडल की पोस्टुलेट है, कुछ बातें तो वैसी ही हैं जैसे उसमें थी, क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड में थी, राइट। सो पहली बात तो ये थी कि एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, रदरफोर्ड में हम पढ़े थे, याद है। ठीक है, उसके अलावा द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये भी रदरफोर्ड ने ऑलरेडी बता दिया था, सेम चीज बोहर ने भी ये चीज बोली थी। ठीक है, हाँ रितिका बोलो। बच्चों आप लोगों की हैंड रेस क्यों है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। नीचे कर लो रितिका, आरती, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट ना। हाँ, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है फिर। चलो
उसके बाद है सेकंड पोस्टुलेट कि नेगेटिवली चार्ज मैम जो पोस्टुलेट और फीचर्स एक ही होते हैं? क्या मेरा बेटा, पोस्टुलेट्स में पोस्टुलेट्स बेसिकली वो होते हैं कि कोई थ्योरी आई, उसने अपनी चीजें बता दी कि भाई ये हुआ होगा, राइट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है मेरा बेटा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ये भी हमें पता है, यस और नो, बोलो। यस मैम। मैम उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब तुम्हारी यहाँ पे क्या है, मैंने तुम्हें बोला था कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी को, लेकिन इसने बताया, इसने ये बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है तो वो दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा, एक तो कोलम्बिक फोर्स, यस और नो, और Yes, कौन सा ma'am. कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है कोलम्बिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि वो घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कोलम्बिक फोर्स जो है और कोलम्बिक फोर्स बैलेंस कर देता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरता और वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूस घूमता रहता है, यस और नो। सो इसकी रीजन की वजह से कि कोलम्बिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। ये बात क्लियर हुई बेटा, प्लीज माइक म्यूट करो, मैं यही काम मेरा नहीं है कि मैं आप लोगों को क्लास में बोलती रहूं अरे यार माइक म्यूट कर लो, ये क्या चीज है। एक तो वैसे भी 1.25 घंटा मिलता है जिसमें से 5-10 मिनट मेरे को बात करनी होती है तुमसे, तो प्लीज म्यूट रखो ना, माइक नहीं पढ़ना तो जाओ क्लास से, मेरे को कोई शौक नहीं है पढ़ाने का, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कोलम्बिक फोर्स, और हमें पता है कोलम्बिक फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाय, बोलो, आपके R स्क्वायर, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय, बाय आर। ये चीज याद रखनी है, चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत 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 तुम्हारे काम में आने वाला है, ठीक है जी, यस और नो। चलिए अच्छा, अब बात आती है कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, अब वो जो मेन इसका पोस्टुलेट था वो क्या था, एक तो ये था जो भी मैंने बताया, उसके अलावा बोहर ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है भाई साहब कहीं भी रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा NH/2 का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी जगह घूमेगा, बेसिकली जिसको घूम रहा है उसको क्या नाम दिया, ऑर्बिट दिया है, तो बोहर वही कह रहा है ऐसा नहीं कि वो किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, नहीं, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है बेटा, NH/2 पाई, यस और नो। तो यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ मेरा बेटा, NH/2 पाई, यस और नो। m is mass of electron, v is velocity, r is radius, n यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 2 3 आप ले सकते हो, राइट। h क्या है बेटा तुम्हारा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तुम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरा बेटा, 6.6, 6.67 into 10⁻⁻30। हाँ बोलो, माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। एक और चीज नोट करके लिखो कि n जो होना चाहिए, n कांट बी फ्रैक्शनल, n जो है क्या नहीं हो सकता मेरा बेटा, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूं 1.5 h/2 पाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैं बोलूं 2.5 h/2 पाई, नहीं हो सकता। मैं मान लो बोलती हूँ चलो 3.25/2 पाई h मतलब h/2 पाई, ये नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है, यस और नो। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा,
उसके बाद जिस ऑर्बिट्स में, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नहीं बेटा n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, राइट। अब जैसे तुमने सुना भी होगा, ये अगर मान लो न्यूक्लियस है तो इसके सामने ये क्या बना रही हूं मैं, कुछ ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रही हूं मैं, यहाँ पे देख रहे हो सारे बच्चे, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लो ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये सेकेंड वाला है, ये क्या है, थर्ड वाला, ऐसे अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं मेरा बेटा n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर मैं बोल रही हूँ n इज इक्वल टू 2 में है इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो सेकेंड ऑर्बिट में है। 3 का मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में है। 1 और 2 के बीच में नहीं झूल रहा है वो, या तो फिर वो 1 में होगा या 2 में होगा या 3 होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बीच का इनका लेवल है वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यस और नो? यस मैम। इज दैट सभी को? यस मैम। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 1, इसको हम k शेल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 2 तो इसको हम l शेल भी बोलते हैं, है ना, सुना होगा तुम लोगों ने। n इज इक्वल टू 3 m वाली शेल अप टू सो ऑन, राइट। और जो n इज इक्वल टू 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर n इज इक्वल टू 2 मैं बोल रही हूँ तो वो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, 0 नहीं होता है कोई लेवल, 1 से ही शुरू होता है। 1 वाला ग्राउंड स्टेट, 2 वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब हायर एनर्जी लेवल वाला, और n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, सेकेंड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ में? कोई यहां तक डाउट है तो पूछो, ठीक है। यानी कि तुम्हें इससे क्या सी चीज समझ में आई, इससे तुम्हें ये चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई अंटशंट ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम रहा है जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। मान लो 1h/2 पाई, 2h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है, n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है जी। और ना ही n नेगेटिव होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे, चलो अभी छोटी सी ही बात पे हम लोग देखो कितने क्वेश्चन करेंगे, 1 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। बेटा फर्स्ट पोस्टुलेट बहुत पीछे जा चुका है, आपको क्लास के बाद रुकना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट का क्या मतलब है, फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है मेरा बेटा, 5। n क्या है यहाँ पे हमारा 5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, दैट इज 5h/2 पाई। 5h/2 पाई का क्या मतलब है, 2.5h/2 पाई, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 6। इजी है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा तो प्लीज बताइए मेरे को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को करो एक बार। और कोई भी बच्चा ना ऐसी चैट में आंसर नहीं देगा। अगर आपको बहुत ज्यादा आता है तो आराम से चुपचाप बैठो और हैंड रेस करके मुझे बताना है कि क्या होगा, राइट। शगुन बेटा इतने थम्स अप नहीं देने, एक ही बहुत है भाई, एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दो, ठीक है। ये ट्राई करो, क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। According to Bohr postulate, if angular momentum of an electron in a hydrogen atom
इस इतना दिया हुआ है आपको एंगुलर मोमेंटम, आपको ये बताना है। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपका हो गया है तो। ये थम्स अप मत दिया करो, समझ में भी नहीं आता है मेरे को। थम्स अप तब दिया करो जैसे मैं पूछती हूँ ना, आ गया समझ में, या ऐसे वाली चीजों में थम्स अप दिया करो। कुछ किसी भी बात पे थम्स अप दे देते हो तुम। देन इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट। ये देखो फिर देखने लग गए तुम ऐसे ही थम्स अप मेरे को। अरे हो गया तो हैंड रेस करो ना, हैंड रेस का फीचर नहीं है कि तुम्हारे फोन में? एंजल ने हैंड रेस कर लिया है। वेरी गुड, सिर्फ एंजल ही ने किया है क्या? देखो MVR इज इक्वल टू NH/2 होता है। जवाब देंगे मेरे को सारे बच्चे, 70 के 70 बच्चे जितने भी तुम क्लास में बैठे हो, जवाब दो मेरे को। MVR इज इक्वल टू NH/2 होता है। एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है तुम्हें? 4.2 माइनस 34 जूल सेकेंड। चंदन जी जिसका माइक अनम्यूट है कृपया करके प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्बेंस होती है बेटा ऐसे क्लास से। एन क्या दिया है? एन तो हमें निकालना है मैम, है ना। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626, 6.63 भी ले सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई क्या होगा? 2 इंटू 3.14 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट भी कैंसिल हो गई, ठीक है। ये नीचे क्या बन रहा है? 6 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ये भी 6 पॉइंट है, तो पूरा काट दूं मैं इसको, राइट। तो एन की वैल्यू अराउंड किसके बराबर आ चुकी है? 4 के बराबर आ चुकी है। और 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा शेल होता है? KLMN बताओ। एन मैम। हो जाएगा। यस मैम। हेमंत, सिमरन, अनुष्का, मैं थोड़े थोड़े नाम याद करूंगी, बच्चे बहुत है ना इसीलिए नाम याद नहीं होते। हश्मिता, आरती, यशराज, दिव्यांश, नीतीश, सिमरन, सिमरन 2 है अपनी क्लास में, परविंदर, ओके, निखिल, ओके, रितिका, हरप्रीत, समीरा, करमजीत, अमन, ठीक है। धीरे 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 याद हो जाएंगे तुम्हारे नाम मेरे को, ठीक है। आगे चलिए। अब मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो बेसिकली आपका जो बोहर मॉडल है वो बेस्ड है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में, तो बेसिकली उसी के बारे में मैं थोड़ी चीज बताने वाली हूँ। उसके लिए बेटा आप लोगों को ये पता चलना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होता है। कुलप्रीत है तुम्हारा नाम भाई, फिर अपने आईडी से ज्वाइन करो ना। क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होता है और कंटिन्यूस चेंज ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अपन ने स्टेयर्स तो सबने देखी है ना, स्टेयर्स तो सबने देखी है और रैंप भी सबने देखा है, राइट। चलिए मान लो तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो। हाँ तो अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करो बेटा, 80 बच्चों में मेरे को याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हारा क्या नाम है। मैं तो जिस नेम से तुम्हारी आईडी है उसी नाम से पुकारूंगी बेटा, है ना। तो मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, जब तुम नीचे आ रहे हो तो तुम यहाँ पे आओगे पहले, है ना, यहाँ पे आ रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली ऐसा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करूं तो मान लो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको ऑर्बिट की तरह कंसिडर करके चलो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और जब वो आएगा नीचे तो वो इसी ऑर्बिट में जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में कोई ऑर्बिट है वहां पे झूला खा रहा हो वो, यस और नो। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो या तो वापिस अपने पहले वाली स्टेट पे जाएगा या फिर यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना इसके बीच में कोई ऑर्बिट हो, नहीं ना। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो या तो वापस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई ऑर्बिट हो। तो आप समझ रहे हो क्या कि बेसिकली जो लेवल्स हैं वो क्या है, बेसिकली फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी अंशंत लेवल में वो घूमेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने बोला कि जो बोहर ने बोला था कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए NH/2 का, या तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऐसा बीच में कोई लेवल नहीं है जहां पे वो होगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। इसका मतलब दैट अ क्वांटिटी कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली
to have an any arbitrary values but can change only discontinuously to have some specific value. समझ गए? specific values होंगी, कोई भी value नहीं हो. yes or no? जैसे मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, जैसे बोहर अभी एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ के आए हैं कि वैल्यू या तो 1h by 2 पाई होगी या 2h by 2 पाई हो सकती है या 3h by 2 पाई हो सकती है, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी. तुम बोलो मैम 1.5h by 2 पाई होगी, तो ये नहीं होगी. इसी को ही हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं. यस और नो? और कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये अपना रैंप है, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन क्या है? सीधा 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 बेसिकली आ रहा है. यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है. क्या अभी तुम्हें समझ में आया कि बोहर मॉडल कैसे बेस्ड है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में? उसमें हम यही पढ़ते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन. राइट? यस और नो? क्या आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? सेम तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मुझे नहीं पता अभी तक पढ़ा है या नहीं, बट पढ़ते हो जहां तक मुझे याद है. शायद मॉडर्न फिजिक्स 12th में आएगा मेरे ख्याल से. अभी तक नहीं पढ़ा ना तुमने ऐसा कुछ फिजिक्स में? नो मैम. हाँ, 12th में आएगा. 12th में आएगा. ठीक है. सो क्वांटाइजेशन आप लोगों को आना चाहिए. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि क्वांटाइजेशन की बात खत्म हो गई. अभी पूरे बोहर मॉडल में मैं क्वांटाइजेशन की बात करूंगी. इवन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैं वो बात करने वाली हूँ. ठीक है, ये बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो इट्स ओके. कहीं पे लिख लो, एक स्टेयर्स वाला एग्जांपल ले लो और एक रैंप वाला एग्जांपल ले लो और उसके नीचे लिख लो. ठीक है. अब ये क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगी कि एनर्जी का कैसे लेना देना है इससे. राइट? तो लिख लो ताकि जब आप लोग नोट्स रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि मैम ने क्या समझाया. ऑलराइट? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा. नहीं है तो गिव मी थम्स अप प्लीज. चलो, अगर मेरे बच्चों को ये चीजें क्लियर है तो चलो हम क्यों ना फिर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना? तो देखो, बोहर मॉडल में हम लोग क्या निकालेंगे? हमें रेडियस निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है और हमें एनर्जी निकालनी है. तो वैसे तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, बट रेडियस का मैं आप लोगों को एक बार इसका डेरिवेशन जरूर करवाऊंगी जो कि बहुत सिंपल है. आप लोग जरूर देखो कि कैसे करवाया मैम ने. ठीक है. सबसे पहले अगर मान लो मुझे ये पता लगाना हो कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है बेसिकली, राइट? ठीक है, न्यूक्लियस और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, मैं nth ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, तो उसका रेडियस क्या है? तो अभी मैं यहाँ पे क्या निकालने वाली हूँ बेटा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. ठीक है जी, बोलो. यस मैम. चलिए आइए बेटा. सो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में? कोलम्बिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो हम इसको ऐसे इक्वल लिखेंगे. अगर कोई टीचर पूछे इक्वल होता है तो इक्वल वर्ड यूज मत करना, आप बोलना बैलेंस करते हैं एक दूसरे को. राइट? लिखते हम ऐसे. कोलम्बिक फोर्स क्या होगा? kZe² बाय r², बताया मैंने ना अभी. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? mv² बाय r. क्लियर है ये सभी को? बताओ. यस मैम. यस मैम. अब तुम ये मैं दूसरी बेटा यहाँ पे जो मैं डेरिवेशन है ना वो शायद मैं एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी में थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है, या तुम किसी स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो काफी डिफिकल्ट है. मैं जो सबसे इजी वाली डेरिवेशन है वो करवा रही हूँ. ठीक है? क्योंकि तुम्हें जेई में कैसे क्वेश्चन आएगा उसके लिए तुम्हें बड़ी डेरिवेशन नहीं करनी, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या निकल के आ रहा है ना? सो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड m से मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. कर दिया? सब करो. कोई फर्क तो नहीं आएगा ना मैथमेटिकली अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं? मैम कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? तो अब क्या करना है तुम्हें? ये वाला r यहाँ पे ले जाओ और ये r² यहाँ पे. समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या होगा? m kZe² r m² v² बाय m² v² r². देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का?
मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, एम के जेड ई स्क्वेयर आर, ये एमडीआर अभी मैंने तुम लोगों को बताया था। एमडीआर क्या है, NH बाय 2 पाई। क्या हुआ मैम बेटा, एम का स्क्वायर नहीं आएगा। कहाँ पे बेटा, ठीक तो है, क्या हुआ? बोलो। मैम जो यहाँ पे एम डी स्क्वायर है मैम, वहाँ पे मैम एम स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मेरा बेटा, यहाँ पे देखो ना, m इंटू एम क्या हो गया, एम स्क्वायर नहीं हो गया? कहाँ खो गए? ठीक है, चलिए। तो एमडीआर क्या होता है, NH बाय 2 पाई। तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, NH बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। चलिए, तो एम के जेड ई स्क्वायर आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। क्या मेरे पास यहाँ से आर का कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? हाँ मैम, आ तो रहा है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ध्यान से देखना, पहले देख लो फिर तुम नोटबुक में लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो फिर तुम। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आर, पहले आराम से देख लो, निहार लो इसको कि ये ठीक है कि नहीं, अच्छे से देखो इसको। तो बस निकल गया। मैम ये आर मैम यहाँ पे repeat नहीं करिए आएगा। हाँ ठीक मैं है, एम हाँ ये जेड स्क्वायर। आर नहीं आएगा, आर तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, डन। चलिए, उसके बाद ध्यान से देखिए, अब आर किस किस पे डिपेंड करेगा, पहले तुम ध्यान से देखो। एच की वैल्यू हमें पता होती है, एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें पता होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पता रहेगी। जेड हमें नहीं पता किसका एटॉमिक नंबर है, कौन सा एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज भी पता रहेगा। तो जहां पे मैंने व्हाइट एरो यूज किए हैं, मतलब वो सारी वैल्यूज हमें पता रहती है। तो अगर तुम उन वैल्यूज को पुट करके एक्सप्रेशन निकालोगे, तो तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। किस में आएगा ये बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। यस और नो, ये तुम्हें फाइनल जो है वो याद रखना है। एक ब्लू, जो जिसमें मैंने ब्लू डब्बे में बंद किया एक वो, और जो मैंने ये व्हाइट बॉक्स में बंद किया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर। यस और नो? Yes, जेड ma'am. क्या है, एटॉमिक। यस मैम। ठीक है, और मैम आप के लोगों को ये भी कांस्टेंट पता है। होना। हाँ जी बेटा, मैम के कांस्टेंट है। हाँ, के इज योर कूलम्स कांस्टेंट बेटा। सो यहाँ पे जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, पता है ये चीज। और अगर सेंटीमीटर में लिखूंगी तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको वो किसी भी यूनिट में दे सकता है, तो आपको 1 पिकोमीटर भी पता होना चाहिए, है ना, जनरली वो आर्मस्ट्रॉन्ग में ही आता है। हो जाएगा। सो फाइनल फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है कि R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय Z, राइट। सो बेसिकली ये लिख लिया ना, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, रिमेंबर, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय Z। अगर n बढ़ेगा, n बढ़ने का क्या मतलब है, ऑर्बिट नंबर बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, रेडियस बढ़ेगा, है ना। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट नोट करके लिखो सारे बच्चे, कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है तुम्हें, वो किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन, है ना। लिथियम, आपका लिथियम 2+ हो गया, है ना जी, बोलो। 3 होता है ना लिथियम का एटॉमिक नंबर, 3 में से 2 गया। बेरिलियम +3, तो ऐसी वाली स्पीसीज पे क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है।
और ये लिमिटेशन भी है बोर मॉडल की कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल है जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज बोलो। चलिए मैम, चलो कुछ क्वेश्चन करें। चलिए आइए, देखो अगर मैं बात करूं, ये सिंपल एक एग्जांपल है, छोटू सा एग्जांपल लिया है मैंने। अगर मान लो मैं बोलूं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकाल दो, तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा यहाँ पे, आर बेटा रेडियस है सविता जी, वही तो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है बेटा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाले तो क्या मतलब हुआ, n इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, और मैं हाइड्रोजन एटम ले रही हूँ तो z तो तुम्हारा फिक्स हो गया 1, यस। चलो तो अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, n की जगह 1 ले लो, राइट। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। थर्ड ऑर्बिट लेना है तो n की वैल्यू 3 ले लोगे, और अगर फोर्थ ऑर्बिट लेना है तो n की वैल्यू 4। इस तरीके से तुम किसी भी ऑर्बिट के लिए क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है जी। बोलो, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है, 0.529 n स्क्वायर बाय z। पूरा निकलवा दियो और तुम पूछ रहे हो r क्या है, ऐसे कैसे चलेगा भाई। मैम जेड की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी ना। हाँ, z देखना है आपको सिमरन की क्या दे रखा है, हीलियम दे रखा है, लिथियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है या हाइड्रोजन दे रखा है, तो उसके हिसाब से आप एटॉमिक नंबर जो है वो लिख लोगे। ओके मैम। यश, हाँ जी बोलो यशप्रीत। मैम मेरा डाउट है, जैसे कि यहाँ पे z की वैल्यू और n की वैल्यू चेंज हो रही है, और क्या हम इसका ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम दो एटम मतलब दो एटम्स को कंपेयर करें, एलिमेंट्स को कंपेयर करें। और मतलब इसमें मेरा ये डाउट भी है कि अगर जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, एंड जैसे कि यहाँ पे z है नीचे, तो z चेंज होएगा तो भी उससे इफेक्ट आएगा रेडियस पे। तो मैम जैसे कि हम एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं कि जैसे कि भले ही एक्सेप्शन आ जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो इन सब की वजह से जो है जो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो एटम का साइज बड़ा होना चाहिए वो कम हो जाता है, तो मतलब वहां पे ये फिर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ठीक है यशप्रीत, मैं आपके डाउट्स लेती हूँ। सबसे पहले तो यस, तो तुम दो एलिमेंट की रेडियस कंपेयर कर सकते हो, राइट, वो भी मैं क्वेश्चन करवाने भी वाली हूँ, राइट। सेकंड चीज आपने बोला कि मैम हम इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस भी पढ़ते हैं कि किसी का साइज छोटा हो जाता है, किसी का साइज कम हो जाता है ड्यू टू फलाना फलाना रीजन की वजह से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने जस्ट अभी बोला कि जो ये बेसिकली मैं फॉर्मूला डिराइव करवा रही हूँ, ये किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे, यानी कि जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ हम उसकी बात करेंगे, वहां पे कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट की तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है यशप्रीत। ओके मैम, थैंक यू। एक दूसरे स्टूडेंट ने भी हैंड रेज किया था अभी यशप्रीत के साथ, बताइए क्या हुआ। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन पूछा था यशप्रीत ने, तो दिमाग में जो आ रहा है यू कैन आस्क, राइट। चलिए ठीक है यशप्रीत, जो तुम कह रहे थे ना कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन भी करते हैं। चलो आओ, देखो क्या बोला हुआ इसमें, द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज डेल्टा R1। क्या बोला उसने कि थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का जो डिफरेंस है लिथियम का वो कितना है, डेल्टा R1 है, और हीलियम के केस में कितना है, डेल्टा R2 है। उसने क्या पूछा है, रेशो पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, निकाल सकते हो, आइए। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर बाय z, राइट। बोलो यस और नो। Yes, तो ma'am. अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का डिफरेंस की बात मैं करूं, तो कैसे आएगा थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का डिफरेंस, देखो भाई ऐसे ले लो तुम लोग 0.529, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3 होगा, यस और नो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम।
और n स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 9। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। और ये कितना है डेल्टा R1 है। ठीक है, ऐसे ही R4 माइनस R3, राइट, नीचे वाला ले रही हूं मैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। 0.529। अब कौन से ऑर्बिट की बात की है देखो भाई, इसमें n स्क्वायर बाय z, हीलियम की बात करें तो हीलियम के केस में क्या होता है एटॉमिक नंबर 2, और n क्या हो जाएगा भाई थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 3 का, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और ये कितना है डेल्टा R2। तो ये सारा तो कैंसिल ही हो गया देखो। ठीक है, तो डेल्टा R1 इज टू डेल्टा R2 का रेशियो क्या बना बेटा, कितना बना 2:3। ठीक है, मैम एक बार रिपीट करना। मैं ये बोल रही हूँ, आपको बोला था फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस, तो कैसे निकालोगे फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस मेरा बेटा, ऐसे ही निकालोगे ना। 0.529 n स्क्वायर किसका होगा 4 और थर्ड का, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, z आप लिथियम का लोगे तो उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है डेल्टा R1। ऐसे ही आप लोग डेल्टा R2 निकाल लोगे हीलियम के लिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। मैम हाँ जी 3:2 नहीं आएगा? बेटा 2 पर जाएगा ना, देखो ना ये है 1/3 1/2, 2/3 हो जाएगा ना बेटा। ओके हो जाएगा बच्चों, बताओ। यस मैम। ठीक है, चलिए आंसर वुड बी 4। ये देखो ये आया हुआ था जेईई 2025 में। करोगे इसको ट्राई या मैं करवाऊं? एक काम करो, पहले आप ट्राई कीजिए। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। एक मैं बता देती हूँ, बाकी सारे ऑप्शन आप चेक करना है ना। इसमें बोला फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस 4 टाइम्स लार्जर देन अ सेकेंड ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा 0.529 n स्क्वायर बाय z। n क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बाय z, क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है फिक्स है, और R2 क्या हो जाएगा 0.529 4 हो जाएगा है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो बस, तो R4 बाय R2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि R4 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R2। क्या ये बिल्कुल ठीक है? हाँ मैम ये तो एकदम करेक्ट बोल रहा है। अपने को क्या बताना इनकरेक्ट। अब तुम बाकी सब भी चेक करो क्या कि क्या होगा। बेटा हैंड रेज करना है अगर आपका आंसर आ गया है ना। जहाँ पे भी डाउट आ रहा है प्लीज यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ये मत सोचना कि मैम क्या सोचेंगे, मैं कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, सो आप पूछ लेना। हाँ यशप्रीत बोलो। मैम वो आपने बोला था ना आंसर आ जाएगा तो हैंड रेज करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके यशप्रीत, यशराज, ओके। माही हैंड रेज करना था बेटा। एंजल ने कर लिया है, शाबाश। ठीक है, सो जिन बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है वो वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है तो बेटा देखो क्या गलती कर रहे हो तुम लोग। तो क्या सबका ऑप्शन सी आ रहा है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। देखो मैं निकाल लेती हूँ एक बार। 0.529 36 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.529 16। डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 36 बाय 16 यानी कि
9/4। ये तो गलत हो गया ना बेटा, ये जो 9/4 टाइम्स ऑफ R4 आ रहा है, ये बोल रहा है 3 टाइम्स लार्जर देन, है ना, दिस इज रोंग। तो अपने को इनकरेक्ट बताना था। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए 2023 का बेटा। The radius of second orbit of lithium 2+ is x. Expected radius of the third orbit of beryllium 3+. दिव्यांश आप बताइए। देखो R2 क्या होगा निकाल सकते हो ना तुम, आपको बोला हुआ है क्या होगा 0.529 इंटू 4/z यानी कि 3। यस और नो बताइए मुझे। 0.29 n² यानी कि 2 का स्क्वायर बाय z यानी लिथियम का 3, और ये कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, और थर्ड का कितना दिया हुआ है निकालना है, राइट। 0.529, 3 का स्क्वायर 9, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 0.529 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा 3x/4, यस और नो, है ना, और ये पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3x/4 इंटू 9/4। देखो जी, देख रहे हो, तो कितना आ जाएगा ये 27x/16। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोलो भाई। यस या फिर आप ऐसे भी कर लो, R2/R3 निकाल लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो 2025। क्या कुछ कहा है आपने? बताओ भाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हेमंत, बलविंदर, राम, शिवम, सिमरन, दिव्यांशु। ऑप्शन नंबर डी कह रही है यशप्रीत। बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या, सिर्फ यशप्रीत ही पढ़ रही है क्या? डी कैसे आएगा? चलो, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम ये बताओ। n = 2, ठीक है। Yes, ma'am. ये क्या बोला हुआ है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के केस में कैसे निकाल दो, 0.529, n1 होगा, फर्स्ट बोला गया है, और हाइड्रोजन यानी कि यही होगी रेडियस, और ये A0 दिया हुआ है। 0.529 की वैल्यू क्या है, A0। तो आपको हीलियम के लिए निकालना है, तो 0.529 इंटू n क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और हीलियम के नाम का हाइड्रोजन हीलियम 2, सो A0 4/2। तो बेटा ये 2A0 आएगा, ना कि A0/2। क्या गड़बड़ की? क्या गड़बड़ कर दी थी भाई, बोलो 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 बोलो। उसके बाद हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलते नहीं हो भाई तुम लोग, ऐसे मजा नहीं आता फिर।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ कैसे निकालोगे भाई, ये तो हमें पता है, और ये भी हमें पता है कि mvr इज इक्वल टू nh/2 होता है। इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, राइट, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कैसे आएगा, कर तुम लेना, बाकी जरूरी नहीं है। तो एक बार बताओ, मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूं, nh/2πmr, यस और नो? यस। मैम। और अगर Yes, तुम ma'am. वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो बेसिकली जो वैल्यू निकल के आती है हमारी वेलोसिटी की, वो क्या निकल के आती है मेरा बेटा, 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, Z/n के। तो Z क्या है यहाँ पे, Z मेरा एटॉमिक नंबर है ना, और n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। बोलो, ध्यान रख सकते हो ये? यस मैम। ठीक है, सो यानी कि अभी तक मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए, जल्दी से आ जाओ, याद करो कौन से बताए। एक तो mvr इज इक्वल टू nh/2π विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रेडियस का बताया है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n²/z। ध्यान रखना, कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, n/z² बोल देता है, कोई z/n² बोल देता है, ध्यान रखना n²/z है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। और तीसरा अपना वेलोसिटी वाला है। क्या ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए तुम लोगों को? बताओ भाई, डन ना डन? यस मैम। बहुत सही। ये वाला क्वेश्चन यस करो, मैम। अगर हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। Which hydrogen-like species will have same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom? आई होप क्वेश्चन समझ गए हो तुम लोग। बेटा आराम से तसल्ली से करो क्वेश्चन को। मैम भी। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n²/z। अगर तुम d लोगे बेटा तो ये 3²/3 आएगा, यानी कि 9/3। गलत हो जाएगा, कहाँ बराबर है, इसका रेडियस कितना होता है हाइड्रोजन एटम का, 0.529। तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। n कितना हुआ 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम दैट इज 4 आ गया, हाइड्रोजन के बराबर। बोलो, तो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। ठीक है, सो ये जो है आपको बेसिकली करना है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सो आप लोगों का क्या काम रहेगा, मैं एक डीपीपी भी शेयर करूंगी, उसमें शायद इसमें इसके भी हो सकता है तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिले, राइट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जिसको आता है वो कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी ये आप लोग अपने एनसीईआरटी से पढ़ के आना, एनर्जी जो तुम लोग पढ़ते भी हो, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है। और वो कैसे निकल के आता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो टोटल एनर्जी होती है वो हम कौन सी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? बोलो। यस मैम। ठीक है, और आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया था कि कोलम्बिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ kZe²/r, ठीक है, और r², और यहाँ पे आ जाएगा mv²/r, है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, इससे आसान नहीं मिलेगा, यही आप लोग कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे से जो है टोटल एनर्जी का डिराइव करने आ जाए। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ kZe², है ना। हाफ mv² क्या होता है बेटा,
काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? यस मैम। काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गई मेरी, kZd²/2r। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आप लोग जनरली फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, कैसे आता है ये, लेकिन आपको ये नहीं जानना है केमिस्ट्री में कि ये कैसे आया। अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद हो जाता है -kZd²/2r तो बात बन जाएगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप काइनेटिक की वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल की पुट करो, तो क्या आ जाएगा बेटा, -kZe²/2r जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी आप लोगों की। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है विद नेगेटिव साइन, यस और नो? यस मैम। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स है विद नेगेटिव साइन। देखो भाई, देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आर, जो तुम आर निकाल के आए हो, आर क्या निकाल के आए थे, 0.529 m²/z निकाल के आए थे कि नहीं निकाल के आए थे? अगर तुम वो पुट कर दोगे यहाँ पे तो तुम्हारा जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में -13.6 Z²/n²। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है तुम्हारा ऑर्बिट नंबर। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, डिटेल में मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लूंगी। अभी के लिए सिर्फ आपको उतना पढ़ना है जितना मैंने आप लोगों को करवाया है। क्लियर है? आपको एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या बोलते हैं, रेडियस, वेलोसिटी कर लेना। और इसके अलावा आपके पास क्योंकि बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि आपका ऑफ भी होगा दिवाली का, तो आप वो चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने स्कूल में कर लिए, जो आपको अच्छे से आते हैं, है ना, ताकि वो आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है बेटा? यस मैम।